Good morning, students. Today we will study about force and pressure. That is the first chapter of the your physics. First of all, we have to know about what is force. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, एनी टाइप ऑफ पुश और पुल, किसी भी तरीके का पुश धक्का देना और खिंचाव पुल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। अब पुश और पुल करने से उसके ऑब्जेक्ट के स्टेटस में, पुश करने से या पुल करने से उसके ऑब्जेक्ट के स्टेटस में चेंज आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? फोर्स का इफेक्ट होता है अगर हम उस पर कुछ अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका स्टेटस में चेंज, मतलब उसके मोशन में चेंज, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है या लाने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाता है, या फिर शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी। कभी कभी फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसके शेप में भी चेंज आ सकता है, आता है, या आने की हम लोग लाने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो फोर्स का जो डेफिनेशन होता है, एनी टाइप ऑफ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी तरह का खिंचाव या धक्का हमको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स का एक और डेफिनेशन होता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल quantity, it is a physical quantity, force is a physical quantity that can change, that can change or try to change, या तो चेंज कर देता है या ट्राई करता है, इसका चेंज करने का कोशिश करता है, ट्राई टू change the state of motion, the state of motion or shape of the body. Force is a physical quantity that can change or try to change the state of the motion or shape of the body. इसको समझने के लिए देखो, फोर्स को समझने के लिए हमको इसमें एक तो पहला टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है। दूसरा टर्म आता है स्टेट ऑफ मोशन, और तीसरा टर्म आता है शेप ऑफ द बॉडी। फोर्स का डेफिनेशन समझने के लिए इतने टर्म को हमको समझना पड़ेगा। तो फिजिकल क्वांटिटी होता है, सबसे पहले है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी राशि, ऐसा चीज जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फोर्स को भी हम लोग मेजर करते हैं, किसमें, न्यूटन में। तो फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, सेकंड में। तो टाइम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड कौन सा है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब ऐसा जो भी चीज जिसको हम लोग मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी का अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, द क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी measured is called physical quantity. The quantity which can be measured is called physical quantity. क्लियर, पहला टर्म क्लियर हो गया। अच्छा, ये ऐसा राशि है जो ऐसा क्वांटिटी है which इसको मेजर कर सकते हैं। तो चलो ये हम लिख लिए, ये मेजर करने वाला ऐसा क्वांटिटी है that can change,
जो कर सकता है चेंज और ट्राई टू चेंज या ट्राई कोशिश कर सकता है बदलने का या बदलने का कोशिश करता है। क्या क्या चीज बदलने का? स्टेट ऑफ मोशन। अब यहां पर आता है क्या? स्टेट ऑफ मोशन। तो देखो स्टेट ऑफ मोशन समझने के लिए मोशन का स्टेट होता है या तो स्पीड में चेंज होगा, क्लियर, स्पीड में चेंज होगा। दूसरा हो सकता है कि डायरेक्शन में चेंज हो जाए। स्टेट ऑफ मोशन वही मतलब हुआ, अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाए, या फिर रेस्ट मोशन में जा रहा था, अगर हम उसको थोड़ा सा धक्का दे दिए उसका डायरेक्शन चेंज कर गया। तो इस तरह से स्टेट ऑफ मोशन में तीन चीज आ गया, क्या कि रेस्ट से मोशन में चले जाए या मोशन से रेस्ट में चले जाए, जिसको हम लोग स्पीड से करते हैं। मतलब स्पीड जीरो से बढ़ के कुछ वैल्यू चेंज कर जाए, स्पीड का वैल्यू चेंज कर जाए, या फिर डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो जाए या फिर थोड़ा सा एंगल बना के जाए। तो ये होता है स्टेट ऑफ मोशन में चेंज, क्लियर। तो स्टेट ऑफ मोशन में दो चीज हो गया, एक स्पीड का वैल्यू चेंज करे या फिर स्पीड का डायरेक्शन चेंज करे। सबको समझ में आ रही है? तो ये होता है स्टेट ऑफ मोशन। अब होता है शेप ऑफ द बॉडी। शेप ऑफ द बॉडी, जैसे हमने फोर्स लगाया और उसका शेप, जैसे मान लो कि बैलून है, बैलून एक खुला हुआ बैलून है, जब उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेस करते हैं, जब फोर्स लगाते हैं उस पर, तो उसका अगर पहले ऐसा शेप था, उसको फोर्स लगा दिए, अब ये ऐसा शेप हो गया, दोनों तरफ से दबा दिए तो ऐसा शेप हो गया। तो इसका शेप चेंज कर जाता है। जैसे रबर, एक रबर बैंड है ऐसा, उसको हम लोग फोर्स लगाते हैं और स्ट्रेच कर देते हैं तो इतना बड़ा हो जाता है। तो फोर्स के कारण उसके शेप में क्या आया? चेंज आया। तो चेंज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जैसे देखो मान लो कि ये वॉल है, इस वॉल पर हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, देखो इस पर कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। फोर्स लगाया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कोई मतलब चेंज नहीं हुआ, लेकिन हमने तो फोर्स लगाया। तो इसीलिए लिखा है दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, या तो बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स, क्लियर। अच्छा, फोर्स को जो हम लोग मेजर करते हैं उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर, सॉरी न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, FORC, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। इसको हम लोग कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं। फोर्स का जो न्यूटन होता है, सॉरी यूनिट होता है, क्या होता है? न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, फोर्स का यूनिट समझ लिए हैं। अब हमको पढ़ना क्या है? फोर्स को इंडिकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। बिना डायरेक्शन को हम लोग फोर्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो जैसे फोर्स मान लो क्या है, 5 न्यूटन का फोर्स है। कोई आदमी बोला कि इस बोर्ड को 5 न्यूटन के से मतलब 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ इस पर। तो अब फोर्स लगाने वाला आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि अच्छा 5 न्यूटन का किधर लगाएं? वो बोलेगा कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा करके खींचो इसको तो ये निकल जाएगा। तो वो आदमी अगर खींचो कह दिया तो इसका मतलब है आउटवर्ड फोर्स लगाना है। अगर नहीं कहा, सीधे बोला कि 5 न्यूटन लगा दो ये निकल जाएगा, तो अब आदमी अब कंफ्यूज हो गया कि 5 न्यूटन किधर से लगाएं, किधर से लगाएं, या फिर ऊपर से लगाएं या उसको पुल करें, खींचे अपनी तरफ। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी फोर्स को समझने के लिए हिंट देना जरूरी है कि क्या है उसके साथ, डायरेक्शन किधर है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। इसलिए फोर्स को पढ़ने के लिए उसके साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। क्या? डायरेक्शन, किधर की तरफ फोर्स लगाना है। तो फोर्स को जब अगर 5 न्यूटन आउटवर्ड कहता है तो इसका मतलब उसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा। अगर बाहर की तरफ नहीं खींच रहे हैं, ये फोर्स मतलब डायरेक्शन नहीं बताया हुआ है, तो हम लोग कई कंफ्यूज हो जाएंगे और किसी भी डायरेक्शन में, किसी मतलब डायरेक्शन फोर्स को बताने के लिए, फोर्स को प्रेजेंट करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो तरह का क्वांटिटी होता है। एक क्वांटिटी ऐसा होता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, जैसे टाइम।
टाइम कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। जिसको बस डायरेक्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है उसको स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होता है स्केलर एंड वेक्टर। ये अगले क्लास में करना है, हम बस बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। इसमें जिसमें डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं, जिसमें को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड 20 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस हीट करो। तो अब क्या है कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, जबकि स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। और उसी का जब वेलोसिटी पढ़ते हैं, वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाता है, सेम चीज है, बस इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो जिसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है उसको वेक्टर क्वांटिटी, जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, बस ओनली मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, वो स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इफेक्ट ऑफ फोर्स, अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो गया, फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन में ही मैंने लिखा दिया है कि शेप ऑफ द बॉडी चेंज करता है, बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, या फिर स्टेट ऑफ मोशन को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, या चेंज करने का ट्राई करता है। क्लियर। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या गुण है, कैसे कैसे हम लोग फोर्स को मतलब रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, फोर्स को का क्या क्या रूल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो फोर्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फोर्स, चलो देखते हैं। जैसे मान लो कि एक बॉडी, नोट्स सब लोगों ने कंप्लीट कर लिया, मुझे लगता है नोट्स मैंने पहले ही भेज चुका है। तो देखो ये ऑब्जेक्ट, इस पर अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 2 न्यूटन का और कोई फोर्स लगाते हैं, 2 न्यूटन का, तो इस ऑब्जेक्ट पर अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स अगर इस बॉडी पर देखें तो क्या होगा, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन और 2 न्यूटन, कितना हो गया, 12 न्यूटन। टुवर्ड्स इधर की तरफ, राइट, टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ 10 न्यूटन मतलब 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अच्छा, अगर मान लो कि 12 न्यूटन का लग रहा है, एक आदमी के इधर से भी उधर इसको लगा दिया 5 न्यूटन का फोर्स, अगर सेम डायरेक्शन में लगाया तो हम लोगों ने फोर्स को जोड़ दिया है। क्लियर। जब उधर से अपोजिट लगाया, उल्टा तरफ से लगाया, तो इतना फोर्स पहले इसको मतलब 12 न्यूटन में से 5 न्यूटन तो इसको ओवरकम करने में लग जाएगा, क्योंकि 5 उधर से धक्का देने वाला आ गया है, तो 5 न्यूटन इधर से कम हो जाएगा, मतलब 12 न्यूटन में से 5 न्यूटन कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 न्यूटन में से 5 न्यूटन चला जाएगा तो बचेगा 7 न्यूटन। मतलब अब जो लगेगा फोर्स क्या लगेगा, 7 न्यूटन टुवर्ड्स किधर, टुवर्ड्स किधर, राइट ही लगेगा, क्योंकि राइट वाला क्या है, अभी भी राइट वाला क्या है, ज्यादा है, लेफ्ट वाला क्या है, कम है, लेफ्ट वाला 5 न्यूटन बचा। अच्छा, अब मान लेते हैं क्या क्या ये यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसको हम लोग सेकंड स्टेप देखें कि हम 15 न्यूटन का लगा दिया, 15 न्यूटन का, तो अब इधर से देखो 12 न्यूटन, उधर से 15 न्यूटन, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 15, देखो इसमें से माइनस होगा ना ये, क्योंकि 12 इधर से लगा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में 15 लगा रहा है, तो दोनों का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 12, 15 में से 12 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 न्यूटन। अब ये 3 न्यूटन का डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर ज्यादा है भाई, तो इधर कितना है, 12 है, इधर कितना है, 15 है, तो 12 मतलब 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ में आ रही है। जब फोर्स सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। ये हो गया। अब है फोर्स, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स में पढ़ना है, कंटैक्ट फोर्स और नॉन कंटैक्ट फोर्स।
अब फोर्स के बारे में पढ़ लिए हैं, फोर्स के बारे में जान चुके हैं कि क्या क्या होता है। फोर्स फोर्स होता है जो किसी वस्तु पर लगकर, किसी ऑब्जेक्ट पर लगकर उसके मोशन में चेंज लाता है या लाने की चेष्टा करता है, या फिर उसके शेप को चेंज लाता है या लाने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। तो फोर्स हो गया। अब फोर्स को हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं। फोर्स दो तरह का होता है, टाइप होता है क्या, एक होता है कांटेक्ट फोर्स, नाम से ही स्पष्ट है, कांटेक्ट मतलब टच करने के बाद लगे। दूसरा क्या होता है, नॉन कांटेक्ट, जो बिना टच किए हुए दूर से ही लग जाए, नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हम लोग टच करने के बाद लगाते हैं, तो टच करने के बाद, छूने के बाद जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है क्या, मस्कुलर फोर्स। क्या होता है, मस्कुलर फोर्स। मतलब जो हम अपने बॉडी से मसल्स के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मस्कुलर फोर्स। तो बॉडी वाला ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यहाँ से हम ऐसे धक्का दे दें वो हिल जाए, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे तब तक इसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाता है, मस्कुलर फोर्स। इसके बाद होता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन एक चैप्टर ही पढ़ना है, अगला चैप्टर है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल कर देते हैं फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब ये भी कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पर स्लाइड करता है, बोलते हैं घिसता है, तो उसके कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे मान लो कि ये चौक जो हमारे हाथ पर रखा हुआ है, इस चौक में और हमारे बीच में ये फ्रिक्शन है जिस कारण से ये रुका हुआ है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो क्या होता, गिर जाता। जैसे हम यहाँ से ऐसे करते हैं तो फ्रिक्शन मतलब ये ग्रेविटी फोर्स ज्यादा हो जाता है, किससे, फ्रिक्शन फोर्स से, तो गिर जाता है। तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। अब मान लो टेबल पर बुक रखा हुआ है, बुक और टेबल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। मतलब दो सरफेस जब भी कांटेक्ट में आता है तो उस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है, कैसे फोर्स लगता है, रिलेटिव मोशन के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आ गया। तो मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन आता है तुम लोगों को, इट इज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स। मसल्स जो हमारी बॉडी के मसल्स, मांसपेशिया के द्वारा जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। एग्जांपल भी लिखा चुके हैं, मैं नोट्स में दे चुका हूं। फ्रिक्शनल फोर्स, रेजिस्टिंग रिलेटिव मोशन, ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन, दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो मोशन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, मतलब रोकता है। रिलेटिव मोशन सॉलिड सरफेस भी हो सकता है या लिक्विड सरफेस भी होता है, हो सकता है। तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ गया, लिखा चुका है डेफिनेशन, उसमें से याद कर लेना, और का एग्जांपल भी लिखा चुके हैं, उसमें से याद करना। अब आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स भी इन तरह में, इसमें नॉन कांटेक्ट फोर्स में देखते हैं। सबसे पहले एक होता है क्या, सबसे ये सबको पता होगा, मैग्नेटिक फोर्स, और सब लोगों ने इसका प्रैक्टिकल किया होगा, मैग्नेटिक फोर्स। देखो ये फोर्स क्या है, जो बिना कांटेक्ट किए हुए मैग्नेट, दो मैग्नेट को यहाँ रखो, एक मैग्नेट यहाँ रखो, एक मैग्नेट यहाँ रखो, एक मैग्नेट यहाँ रखो, क्या होता है, जैसे ही नजदीक लाते हैं तो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर लेता है या फिर रिपेल कर देता है, मतलब धक्का खींच लेता है और धक्का भी दे देता है। ये दोनों खींच भी सकता है और दोनों क्या करता है, एक दूसरे से जब नजदीक लाते हैं तो उलट के ले जाओ, क्या होता है उसको पुश, मतलब दोनों एक तरफ से दूर हटता है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट्स, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट, ऐसा फोर्स जो मैग्नेट के कारण लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट क्या होता है भाई, तो मैग्नेट एक ओर है, मैग्नेटिक ओर होता है, बहुत सारे ओर्स होते हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो मैग्नेट में दो पोल होता है, मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होता है, उसका एक प्रॉपर्टी होता है जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, मतलब मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसको क्या करता है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। नॉन मैग्नेटिक को अट्रैक्ट नहीं करता है, ना रिपेल करता है। मैग्नेटिक सब्सटेंस जो भी होता है उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट में दो पोल्स होता है, मतलब एक होता है क्या, नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब दो मैग्नेट, एक मैग्नेट और ले लेते हैं हम, साउथ नॉर्थ, जब दो मैग्नेट के
सेम पोल आपस में आता है तो क्या करता है, जैसे इसका भी साउथ है इसका भी साउथ है, अगर सेम आता है साथ में तो क्या करता है, दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का देता है। सेम पोल रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे देखो यहाँ पर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, अब इधर क्या कर देते हैं, नॉर्थ कर देते हैं और इधर साउथ कर देते हैं। तो ये साउथ और नॉर्थ दोनों अपोजिट है, एक साउथ है तो दूसरा क्या है, नॉर्थ है। ये दोनों अपनी ओर क्या करेगा, दोनों को खींचेगा। इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। रिपल्सन रिपल्सन। तब अब समझ में आ गया कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर। अब आता है मैग्नेटिक पोल के बाद आता है हम लोग, मैग्नेटिक फोर्स के बाद आता है हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट खत्म हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का डेफिनेशन लिखा दिया है, पॉइंट भी लिखा दिया है, जितना पढ़ाया है ये सब लिखा दिया गया है। अब आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखो, किसी भी मटेरियल पर, मैटर पर दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है। जब, और इसमें वही सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जब पॉजिटिव रहता है तो क्या करता है, दोनों को एक दूसरे को धक्का देगा। जब पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आता है दोनों क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है, दूर से ही अट्रैक्ट होता है, बिना उसमें टच करने की कोई जरूरत नहीं। अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स हैविंग मास, जिसके पास क्या है, मास है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर उसके पास m1 है और इसके पास क्या है, m2 है, इसका मास m1 है, इसके पास मास क्या है, m2 है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया। अब जैसे देखो, अब होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स एक टर्म आता है क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सेम है बस उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल हो गया जिसमें हर एक फोर्स आ गया। अब ग्रेविटी फोर्स क्या कहते हैं, उसी का सेम नाम है, बस थोड़ा सा समझना है कि अगर इसमें एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, प्लैनेट हो जाए। एक ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, दो ऑब्जेक्ट रखे थे ना, एक ऑब्जेक्ट अगर प्लैनेट्स हो जाता है, जैसे अर्थ, अर्थ, और कोई ऑब्जेक्ट मान लो कि ऊपर में मतलब बॉल लिख देते हैं, बॉल, एक और अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर बॉल गिर रहा है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स कौन सा कहलाता है, ये फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटी फोर्स। बात समझ में आया। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया, कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में बहुत सारा प्लैनेट्स है, बहुत सारे क्या है, कॉमेट्स है, बहुत मटेरियल्स है, बहुत जितने भी चीज है, सारा कुछ जो इंक्लूड करके दुनिया में जो भी चीज है सबको इंक्लूड करके हम लोग क्या बोलते हैं उसको यूनिवर्स, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है।
तो यूनिवर्स में सब कुछ जितने भी हैं उसका अगर जिसके पास मास है तो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर अट्रैक्ट करने वाले ऑब्जेक्ट में अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी क्या है, प्लैनेट्स है, तो उसका नाम हम लोग देते हैं क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये फोर्स हमेशा क्या रहता है, अट्रैक्टिव इन नेचर। जैसे इसमें हम लोग देखे थे कि सेम चार्ज आता है तो क्या करता है, रिपेल करता है। इसमें क्या होगा, हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, रिपेल का कोई चांस ही नहीं है। कौन से फोर्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स समझ में आ गया। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो यूनिवर्स के जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, मैटर्स हैं, वो क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर अट्रैक्ट करने वाले में एक ऑब्जेक्ट क्या है, प्लैनेट्स है, तब उसका नाम हो जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट। अब ये फोर्स हमेशा क्या रहता है, अट्रैक्टिव इन नेचर ही होता है, इसमें कभी रिपल्सन नहीं होता है। अब पढ़ना है प्रेशर। फोर्स खत्म हो गया है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेशर। फोर्स खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्रेशर। अब है प्रेशर। प्रेशर का जो डेफिनेशन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है, मान लो कि ये सरफेस है, एक सरफेस है ऐसा, इस पर जो फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है, इसका एरिया, अगर इस सरफेस का एरिया हम निकालें, ये 5 है मान लो और ये 30 है, तो इसका एरिया निकालें तो क्या हो जाएगा 150। रेक्टेंगुलर सरफेस है तो रेक्टेंगुलर सरफेस पर इस तरह से सब जगह फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है, तो इसका जो फोर्स टोटल एरिया हो जाएगा कितना, 5 3 जा 15 150 मीटर, अगर मीटर लेते हैं तो मीटर स्क्वायर। और अगर टोटल फोर्स उस पर हम देखें, अगर वो फोर्स क्या है, अगर 300 न्यूटन है, फोर्स क्या है 300 न्यूटन है, सॉरी हाँ ये एरिया हो गया। तो अगर इस पर हम प्रेशर निकालें, प्रेशर इसी पॉइंट पर निकाला जाता है, मतलब एक यूनिट एरिया पर मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर जो प्रेशर निकलेगा वो क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, फोर्स का वैल्यू कितना 300 और एरिया का वैल्यू कितना 150, दैट इज इक्वल टू 2, मतलब प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अच्छा, प्रेशर फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो 2 न्यूटन, और नीचे में है ना, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग जो है ना पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल। इस टोटल का कॉमन नाम हो जाता है, इसका बोलते हैं 2 पास्कल। फोर्स क्या हो गया, सॉरी प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर हो गया 2 पास्कल। क्लियर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट एरिया पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर। तो अगर तो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया। अगर फोर्स निकालना होगा तो क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया। अगर एरिया निकालना होगा तो क्या होगा, फोर्स बाय प्रेशर। ये 3 फॉर्मूला हो गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक खत्म हो गया। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। फ्लूइड, ये तो प्रेशर था हम अपने सॉलिड के बाद, अब फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होता है उसके बारे में पढ़ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले फ्लूइड
तो फ्लूइड दैट कैन फ्लो, मतलब जो फ्लो कर सकता है, दैट कैन फ्लो मतलब जो बहता है। तो बहने वाला कौन कौन सा चीज है? पानी भी कहीं गिरा हो तो क्या होता है, वो बह जाता है। दैट कैन फ्लो मतलब लिक्विड हो सकता है जो फ्लो करता है। लिक्विड कहीं एक जगह हम लोग स्थिर नहीं रह सकता है, वो क्या करता है, अपने आप बहने लगता है, तो फ्लो करता है। एयर को जैसे ही छोड़ो तो क्या एक जगह स्थिर रहता है? नहीं रहता है। तो जो बहता है, जो फ्लो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड में दो चीज आता है, क्या? लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस, ये फ्लूइड होता है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। अब मान लेते क्या है कि एक कंटेनर है जो फिल है किससे? फ्लूइड से, मतलब लिक्विड से फिल है। लिक्विड से फिल है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब फ्री लेवल पर, लिक्विड के फ्री लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ होल बना देते हैं। होल बना देने से क्या होता है कि ये जो लिक्विड है ये ऐसे जाके गिरता है, ऐसे। दूसरा जो होता है वो ऐसे जाके गिरता है। तीसरा जो होता है ऐसे गिरता है। ये शो करता है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या है? ग्रेटर है। अब ये ग्रेटर कैसे है, इसके बारे में हम लोग सब जान लेते हैं। यहाँ जो प्रेशर होता है वो क्या है? ग्रेटर है। यहाँ जो प्रेशर होता है वो क्या है? कम है। और यहाँ जो प्रेशर है वो और कम है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जो प्रेशर है, इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर किसके कारण होगा? इधर जो फोर्स, इतना लिक्विड जो बचा हुआ है, इसके ऊपर कितना लिक्विड है? इतना लिक्विड है, इस पास इतना लेयर है। इस लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, इस लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, इसी के कारण प्रेशर होगा। फोर्स बाई एरिया। एरिया तो सेम है क्योंकि छेद, अगर ये जो होल है हमने सब जगह क्या लिखा है, अगर सेम रहता है, या फिर कंटेनर का जो एरिया है, सरफेस एरिया ये होगा, गोलाकार कंटेनर है, सिलेंडर टाइप से, इस तरह से इसका जो सरफेस एरिया है वो एरिया तो सेम रहेगा। तो डिपेंड किस पर करेगा? फोर्स पर। और यहाँ पर इस लेवल पर हम देखते हैं जो फोर्स लगता है वो इस इतना लेवल का जो लिक्विड है, इसका हाइट अगर मान लेते हैं h1, h1 हाइट का जो लिक्विड का मास होगा, उसके कारण जो फोर्स लग रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यही अगर हम पॉइंट, इसका पॉइंट 3 दे देते हैं ना, 1 दे देते हैं ना, इसका पॉइंट 2 दे देते हैं ना, इसका पॉइंट 3 दे देते हैं ना। जब पॉइंट 2 पर जाता है, पॉइंट 2 पर यहाँ पर, तो इस लेवल पर इसका अगर हाइट हम ले लेते हैं क्या, h2, तो यहां पर जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर किसके कारण होगा? h2 हाइट के लिक्विड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसके कारण हुआ, क्योंकि एरिया तो सेम है, क्योंकि वो कंटेनर है, कंटेनर का जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ऐसा सिलिंड्रिकल कंटेनर जो ऐसा सिलेंडर, इसका जो सरफेस एरिया होगा क्या होगा, मतलब एरिया जब जितना भी होगा तो मतलब हर जगह क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये एरिया तो इक्वल है, यह बस डिपेंड करता है किस पर, प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एरिया जब सब जगह इक्वल है तो फोर्स जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, फोर्स जहां कम होगा वहां प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर फोर्स क्या है, यहाँ पर ज्यादा होगा क्योंकि इतना लिक्विड के कारण फोर्स लग रहा है। इतना लिक्विड इसको दबा रहा है ना जी, इतना मान लो ये फोर्स, इतना लिक्विड है h2 हाइट का, इतना फोर्स इसको दबा रहा है, इतना जितना मास है उतना दब से दबा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, और ज्यादा होगा। अगर इस थर्ड पॉइंट पर आते हैं, इसका अगर हाइट क्या है, h3 है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर जब आते हैं, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट लिक्विड का ज्यादा हो गया, लिक्विड का मास ज्यादा हो गया, तो
फोर्स ज्यादा हो गया, फोर्स ज्यादा हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो गया। क्लियर। ये होता है लिक्विड क्या, मतलब लिक्विड के नीचे सबसे डेप्थ जितना बढ़ते जाएगा उतना प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्लियर। इसमें पहला पॉइंट क्या था, प्रेशर एट डीप सी लेवल इज मच मोर देन नियर सरफेस। प्रेशर एट डीप सी लेवल मतलब जितना गहरा जाएगा उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा नियर द सरफेस, और सरफेस की क्या होगा, सरफेस मोर देन नियर द सरफेस मतलब सरफेस से हमेशा ज्यादा होगा। क्लियर। सरफेस जहां तक नजदीक जाएगा, जितना नजदीक आएगा सरफेस पर उतना प्रेशर कम, जितना सरफेस से दूर जाएगा उतना प्रेशर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट आता है क्या कि प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, मतलब प्रेशर क्या होता है, हर एक डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर हर एक डायरेक्शन में लगता है, तो अब इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं क्या, एक प्लास्टिक का बैग लेते हैं, प्लास्टिक बैग में कुछ मतलब होल कर देते हैं, प्लास्टिक बैग में क्या करते हैं, कुछ होल कर देते हैं। तो इस होल से क्या होता है, वाटर वापस मतलब बाहर निकलता है। इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कैसे होता है। तो प्लास्टिक का ये है, बॉटल है, बैग है, इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पानी यहाँ तक फिल कर दिया, लिक्विड क्या किया है यहाँ तक फिल कर दिया लिक्विड। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर एक होल बना देते हैं, एक होल इधर की तरफ बना देते हैं, एक होल इधर की तरफ बना देते हैं, एक होल इधर की तरफ बना देते हैं, चार तरफ बना दिए, एक नीचे भी बना देते हैं। मतलब हर एक डायरेक्शन में हम लोगों ने चेक किया, लिक्विड भर दिया और क्या किया, उसको चेक किया, होल कर दिया। होल करने के बाद यहाँ होल किया तो यहाँ से पानी बाहर आने लगा। क्यों पानी बाहर आने लगा, भाई इसमें अगर प्रेशर नहीं लगता तो पानी क्यों बाहर आता, बाहर इसलिए आया क्योंकि अब यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर भी पानी निकलने लगता है, यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ भी पानी निकलने लगता है। हर एक डायरेक्शन में जैसे कहीं पर होल होता है उसी होल से छिद्र होता है, उसी छिद्र से क्या होता है, वाटर या लिक्विड बाहर आने लगता है। यह शो करता है कि प्रेशर जो होता है वो ऑल डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में क्या होता है, एक्ट करता है, लगता है। क्लियर। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेज हम पढ़ते हैं, गैस से कैसे प्रेशर लगता है, गैस कैसे प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो देखो ये हम एक बॉक्स लेते हैं, क्लोज बॉक्स लेते हैं, इसमें क्या किया हम लोगों ने, क्लोज बॉक्स ले लेते हैं, ऐसा बॉक्स होता है। इस बॉक्स को हम लोगों ने क्या किया, फिल कर दिया। क्या चीज फिल कर दिया, इस बॉक्स में हम लोगों ने फिल कर दिया सॉरी गैस, गैस कुछ पढ़ना है, गैस कर दिया। अब जैसे ही गैस इसमें फिल हुआ, इसमें गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, गैस पार्टिकल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल, गैस का मॉलिक्यूल्स होता है। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में रैंडम मोशन में रहता है। क्या में रहता है, रैंडम मोशन में रहता है। ये गैस का जो पार्टिकल्स होता है रैंडम मोशन में, मतलब वो उसका कोई मोशन फिक्स नहीं है, वो हर एक डायरेक्शन में मोशन करता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, मतलब हर एक जगह से क्या होता है, जिधर मन होता है उधर चले जाता है, कोई पार्ट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रैंडम मोशन में रहता है, एक दूसरे हमेशा क्या रहता है, चलते रहता है, कहीं ना कहीं इसमें स्थिर रहता ही नहीं है। तो जो भी पार्टिकल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करता है, रैंडम मोशन में रहता है। और ये मोशन के कारण क्या करता है, कभी इस वाल से टकराता है, कभी उस वाल से टकराता है, कभी आपस में भी टकरा जाता है। तो इसके कारण जब भी किसी से टकराता है तो दूसरे को फोर्स लगा देता है, अपना फोर्स क्या करता है, दूसरे को
दे देता है। जब मान लो कि दो पार्टिकल्स आपस में ही टकरा गया तो ये दोनों अपना क्या करता है, एनर्जी मतलब अपना फोर्स क्या करता है, एक दूसरे को ट्रांसफर करता है। ये अगर वॉल से टकराया तो वॉल पर फोर्स लगा है, ये वॉल पर जो फोर्स लगा मतलब फोर्स लगता है, उस फोर्स लगने के कारण उसको किसी पार्ट पर लगा होगा, छोटे से पार्ट पर लगता होगा, तो उसका भी कुछ एरिया होगा। इसका मतलब फोर्स और एरिया यहाँ भी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो गैस भी है वो क्या होता है, कंटेनर के वॉल पर हमेशा क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्लियर? तो प्रेशर जो एक्सर्ट करता है गैस मॉलिक्यूल्स, वो जिस कंटेनर में होता है उसके वॉल पर क्या करता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके बारे में हम लोग जानते भी हैं कि गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसी के कारण ना जब हम गैस भर देते हैं किसी बैलून में तो क्या होता है, फूल जाता है, क्योंकि उसमें प्रेशर के साथ हम लोगों ने उसमें गैस फिल किया है। प्रेशर के साथ हम लोगों ने क्या किया, उसमें गैस फिल किया है, और गैस जैसे फिल करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। इसमें क्या होता है, मतलब बैलून अपने शेप में आ जाता है और फुल करके वो बड़ा हो जाता है। अब हम लोगों को पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये क्या होता है, ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयर ऑफ एयर। एयर का एक लेयर जो हमारे अर्थ सरफेस के नज़दीक होता है, हमारे अर्थ सरफेस के क्या होता है, नज़दीक होता है, वो इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर मतलब ये एयर का जो लेयर है वो क्या करता है, एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर exerted by atmosphere। मतलब प्रेशर exerted by atmosphere is known as atmospheric pressure। अच्छा, प्रेशर जो होता है वो हाई लेवल पर मतलब हाइट पर जब ऊंचा जाता है तो वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ता है तो एयर जो है वो क्या होता है, कम होते जाता है। नीचे क्या है, एयर जो हैवी एयर गैस है वो कहाँ रहता है, इसी पार्ट में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है। जो हल्का होता है वो क्या होता है, ऊपर रहता है एटमॉस्फेयर से। जो हल्का गैस होता है वो क्या होता है, ऊपर चले जाता है। जो भारी गैस होता है वो नीचे रहता है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऊपर हल्का वाला चीज आ जाता है, प्रेशर क्या होगा, कम होगा ही होगा, क्योंकि नीचे वाला जो यहाँ पर है तो इसका मास जो सांस में आ रहा है, इसके मास के कारण ये दबा रहा है, ये भी इसको दबा रहा है। इसका मतलब ये ऊपर जितना ऊपर जाते जाएंगे इसका हाइट क्या होगा, कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा तो क्या होगा, फोर्स कम लगता जाएगा, और फोर्स कम लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होता जाएगा। मतलब एट हाइट जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ते जाते हैं प्रेशर का वैल्यू कम होते जाता है। अच्छा, अब प्रेशर को मेजर करने के लिए एक टूल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमीटर। मोनोमीटर, MONO मीटर। प्रेशर इज मेजर्ड विथ मोनोमीटर। अब ये मोनोमीटर क्या होता है, मोनोमीटर। मोनोमीटर क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब होता है। क्या होता है, यू शेप्ड ट्यूब। मोनोमीटर क्या होता है, यू शेप ट्यूब होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। थैंक यू।